स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता, आप सभी का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम 20 मार्च, जी हाँ दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम है 20 मार्च को होगा। इसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो 19 ऐसे VVI इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिए, और जो भी विद्यार्थी सोच रहे आज की इस वीडियो को स्किप करके जाएंगे तो वो दोस्तों अपने 20 मार्च को होने वाले सोशल साइंस के एग्जाम को होने वाले पेपर को धोखा देने जा रहे हैं और इससे आपका रिजल्ट खराब होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक देखिए, और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर दोस्तों पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और जितना भी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज का ये वीडियो 20 मार्च 2023 के सामाजिक विज्ञान को पेपर के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, जब आप क्वेश्चंस पेपर में, ठीक है, 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान का जब एग्जाम देंगे तो क्वेश्चंस पेपर में सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। 7 को पूछेगा, 5 का उत्तर दे दीजिएगा, और 10 नंबर आज की इस वीडियो में अति लघु उत्तरीय से पक्का होने वाला, फिर लघु उत्तरीय से, उसका बाद दीर्घ लघु उत्तरीय से। दोस्तों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिना स्किप के दोस्तों एक एक प्रश्न को कॉपी पे नोट और एकदम से इसको दोस्तों समझ के जाइएगा, ठीक है। पहला प्रश्न कहता रिंडरपेस्ट से आप क्या समझते हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, काफी वायरल प्रश्न भी है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। रिंडरपेस्ट ये दोस्तों जानवरों की एक बीमारी का नाम है जिसको हम लोग दोस्तों पशु रोग भी कहते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर कहता है, क्या कहता है सर जी, कहता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां स्थापित प्रारंभ हुई, ठीक है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई, तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर कहता है, 3 नंबर, ठीक है। क्या कहता है कि घरों में उपयोग की जाने वाले ऊर्जा संसाधनों के नाम बताइए। घर में किस किस कौन कौन से ऊर्जा का उपयोग करते हैं आप, तो कोयला का उपयोग करते हैं, जी हाँ सर। एलपीजी, जी हाँ सर, कोयला, लकड़ी, एलपीजी उपलब्ध गए तो दोस्तों गोईठा होता है, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, ऊर्जा के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 4 नंबर क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक के नाम क्या थे। दोस्तों एक बार यहां पर ध्यान रखिएगा, जो वेरी शॉर्ट में जो क्वेश्चंस पूछता है ना, ये सेम आपका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड रहता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि प्रश्नों को अच्छी तरह समझ के देखिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में भी यहां से 7 नंबर और यहाँ पर 10 नंबर आपका जो है सब्जेक्टिव में पक्का हो वेरी शॉर्ट से। देखिए 28 दिसंबर 1885 में हुई और इसके संस्थापक का नाम M.O. ह्यूम थे। किसका सर, तो यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ, इसके संस्थापक का नाम M.O. ह्यूम थे। चलिए सर 5 नंबर क्या कहता, 5 नंबर का प्रश्न कहता है लोकतंत्र की 2 चुनौतियां को लिखे। तो लोकतंत्र की 2 चुनौतियां दोस्तों, जनसंख्या में वृद्धि और अशिक्षा। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण क्या होता है, लोकतंत्र में बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही दोस्तों अशिक्षा के कारण। चलिए अब 6 नंबर कहता है कि मुद्रा को परिभाषित करे। मुद्रा को परिभाषित करे, देखिए दोस्तों मैं हर एक बार आपको समझाता हूं, अगर आप प्रश्न को समझ लेते हैं तो आपको जो कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए समझना सबसे ज्यादा बेहद जरूरी होता है, ठीक है। रटने वाला कोई काम नहीं है, समझ लीजिए, इसे आपका बोर्ड एग्जाम में 100 यानी कि यहाँ पर 40 में 40 आपका जो है सब्जेक्टिव से, 40 में 40 आप सभी का ऑब्जेक्टिव से, बाकी तो 20 नंबर स्कूल का यहाँ पर ठीका रहता है, ठीक है। वो आपका कितना देता है 20 में से, ठीक है, वो तो आपका स्कूल पर डिपेंड रहता है। चलिए मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रिया होती है। क्या आप दैनिक जीवन में यहाँ पर मुद्रा का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं सर। किस चीज के लिए करते हैं सर, करते हैं ना, किताब लेते हैं, कॉपी लेते हैं, या किसी प्रकार का अन्य वस्तुएं लेते हैं जो कि हमारे उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसके लिए मुद्रा का उपयोगिता यानी मुद्रा का होना जरूरी है। चलिए 7 नंबर कहता है, और देखिए दोस्तों इतना मेहनत करने के बाद दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक और वीडियो को लाइक, और जितना भी दोस्तों को जरूर से एक बार शेयर कीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर कहता है उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। देखिए उदारीकरण का अर्थ ऐसा नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को क्या मिले, बढ़ावा मिले, यही तो होता है उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ यह होता है दोस्तों ऐसा नियंत्रण में ढील देना या उसे हटा लेना जिससे क्या हुआ, आर्थिक में क्या हुआ, विकास को, यहाँ पर आर्थिक विकास में क्या हुआ, बढ़ावा मिला। चलिए
ये रहा आप सभी का लघु दीर्घ यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि दोस्तों 10 नंबर पक्का कराया। नेक्स्ट है यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न है, ये रहा है आप सभी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर 8 से लेकर 14 तक का प्रश्न में साधु रहेगा, जिसमें से दोस्तों 5 का उसमें उत्तर देना है, लेकिन प्रश्न का संख्या 15 नंबर है। चलिए सर क्या बोलता है, कहता है 8 नंबर, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। काफी प्रचलित प्रश्न दोस्तों, कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं ठीक है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान होता है। देखिए वैश्वीकरण क्या होता है दोस्तों, वैश्वीकरण का मतलब होता है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न देश जो अपना यहाँ पर जो व्यापार को क्या करता, आगे बढ़ाता, जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, या किसी भी प्रकार से नेपाल उपाल होगी, ठीक है, ये क्या करता है, आपस में व्यापार को लेन देन का काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण। 9 नंबर कहता है कि ब्रिटेन की महिला ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए। काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, काफी बार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बेरोजगारी के भय से महिलाएं नए प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे। स्पिनिंग जेनी मशीन के आने से उन्हें अपना रोजगार छीन जाने का भय सता रहा था, इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए। देखिए दोस्तों स्पिनिंग जेनी मशीन क्या था, तो एक सूती कपड़ा का काम करने वाला मशीन था, जिसके कारण क्या हुआ था, ब्रिटेन की महिला पूरा एकदम भयभीत हो गई थी। जो मशीन आएगा ये चाहे हमारा जो रोजगार को छीन ना ले। तो दोस्तों यहाँ पर रोजगार से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था। क्यों लगाव होगा, क्योंकि रोजी रोटी तो सबका लगा होता है, और जो छीन जाने का जो डर सो सभी को रहता है। चलिए 10 नंबर, भारत के खाद्य फसल का नाम बताए और उसे उगने के लिए दो आवश्यक भौगोलिक दिशाओं को लिए। काफ़ी प्रचलित प्रश्न है। चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है, इसे उगने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। पहला, उष्ण और आर्द्र जलवायु होना चाहिए। किस लिए सर, चावल की खेती के लिए, यानी कि धान की खेती के लिए। दूसरा, समतल भूमि भी होनी चाहिए, ताकि क्या हो, तो ज्यादा दिनों तक पानी इकट्ठा रहे, तब तो आपका धान अच्छी तरह से होगा। चलिए 11 नंबर क्या करता, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। राजनीतिक दल के बारे में जो भी आप जानते हैं, जो भी जानते हैं आपको लिख देना है। ऐसा कि नहीं सर राजनीति के बारे में है तो हम तानाशाही लिख दिए, या फिर सर लोकतांत्रिक के बारे में नहीं जी, समझ लीजिए, समझना बेहद जरूरी है। कहता लोकतंत्र का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल के कुछ नीति और सिद्धांत होते हैं। ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ता है और राजनीतिक सत्ता को हासिल करता है, इसी को हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। और प्रत्येक राजनीतिक दल का नीति और सिद्धांत अलग अलग होता है, कुछ ना कुछ होता है। चलिए 12 नंबर, अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी लाभ होता है दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जितना भी दोस्तों को जब शेयर कीजिएगा। 12 नंबर का था, लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है। देखिए लोकतंत्र में जनता खुद अपने सरकार का चुनाव करती है। जी हाँ बात सही है सर, इस प्रकार वह जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायित्व होता है। जी हाँ सर ये भी बात सही है। लोकतंत्र में जनता सरकार के कार्यों की जानकारी लेती है। क्या सही है कि नहीं, सही है सर। और क्या होता है, तथा विरोधी दल सरकार की आलोचना भी करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं लोकतंत्र में एक जिम्मेवार सरकार का गठन होता है। जी हाँ होता है। ये रहा लोकतंत्र के बारे में। और लोकतंत्र के बारे में आपसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है कि नहीं, कमेंट कीजिएगा। ठीक है 13 नंबर का था, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यवर्ती निभाती है। देखिए दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर भी हम शानदार तरीके से आपको बताने वाले हैं। जैसे दोस्तों किसी के पास ज्यादा पैसा है, ये क्या करता है, तो ज्यादा पैसा को अपने बैंक में सुरक्षित रखने के लिए क्या करता है, जमा करता है। यानी अपने पैसा को सुरक्षित रखने के लिए क्या करता है, बैंक में जमा करता है, जिससे इसको कुछ ना कुछ ब्याज भी मिलता है। और ब्याज मिलने के साथ साथ इसका पैसा सुरक्षित भी रहता है। तो सुरक्षित रहने के कारण जो पैसा ये बैंक में जमा करता है, वो पैसा क्या होता है, जो ऋणधार व्यक्ति होते जिन्हें अपना नया कारोबार स्थापित करना, जो बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, क्या करता है बैंक, तो इसी का पैसा को जो है ऋण देने का काम करता है। चलिए किस तरह से यहाँ पर होगा देखिए समझिएगा। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपना अतिरिक्त धन को बैंक में जमा करवा देता है, ठीक, जहां उन्हें ब्याज भी मिलता है और धन भी सुरक्षित रहता है। क्या होता है, धन भी सुरक्षित रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोलता है,
कि बैंक उस जमा राशि को ऋण देने के लिए प्रयोग करता है, जिससे जरूरतमंद लोगों को उचित दर पर ऋण मिल जाती है, और इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंदों के बीच मध्यवर्ती की भूमिका निभाती है। चलिए ठीक है, 14 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है सर, ये शॉर्ट का लास्ट आंसर क्वेश्चन है, और जो भी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, एक बार लाइक करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। कहता है, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं दो उद्देश्य को लिखिए। WTO, ठीक है, WTO विश्व व्यापार की संगठन का हुआ था दोस्तों। कमेंट सेक्शन में सभी का नेम के साथ कमेंट आना चाहिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार के दो उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करता है पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा का करना। यह हो गया WTO के क्या होता है, संगठन के दो उद्देश्य। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 5 गो प्रश्न पूछे। जो लास्ट वाला प्रश्न है ना 19 नंबर वाला, जी हाँ सर, ये मुझे पता है, मैप से संबंधित प्रश्न है, और मैं का एक वीडियो लाया था। कौन कौन नहीं देखे हैं हाथ उठाइए। कहेंगे सर हाथ कैसे उठाए सर, आप कैसे देखिएगा दोस्तों, मैप का वीडियो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो था। 5 गो मैप का वीडियो, आप 5 गो प्रश्न बताया था मैप का वीडियो में, जिसमें से आपका एक फिक्स था दोस्तों, 5 नंबर पक्का कर लीजिएगा। लास्ट में इंड स्क्रीन में आपको मैप का वीडियो शो होगा, वहां से झट सुख क्लिक कर लीजिएगा और आपको मैप में 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर का था सर जी कि G77 से आप क्या समझते हैं। G77 का मतलब होता है दोस्तों विकासशील देशों का समूह, जिसे G77 कहते हैं। ठीक है, ऐसा समूह जो विकासशील देशों का समूह होता है। G77 विश्व के विकासशील देशों का एक ऐसा समूह होता है जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी प्रदान करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए संगठित हुआ है। इनका उद्देश्य अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना है, जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल रहा है। देखिए दोस्तों, G77 का मतलब क्या होता है, 77 के विश्व के 77 विकासशील देशों का एक ऐसा 77 को देश का, ठीक है, ऐसा समूह होता है जो अपने अर्थव्यवस्था को तेजी से गति प्रदान करता है। ठीक है, और इनका उद्देश्य अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना है, उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके, कच्चा माल का सही दाम मिल सके, तथा अपने तैयार मालों को क्या कहते हैं, विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए अच्छी पहुंच मिले। संयुक्त राष्ट्र में यह विकासशील देशों के हितों की बात रखने के वाला बड़ा गुट होता है। G77 को ब्रिटेन वुड्स की संतानों की प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है। ये रहा दोस्तों इसका संदार्श होता है। ठीक है, 16 नंबर कहता है, क्या कहता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समक्ष विस्तार की चुनौतियां क्या। लोकतांत्रिक के शासन व्यवस्था के समक्ष विस्तार की चुनौतियां क्या दोस्तों, क्या होगा सर, क्या होगा आखिर का इसका आंसर। देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समक्ष विस्तार की अनेक चुनौतियां है। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियां का अर्थ ही होता है कि सत्ता में साझेदारी का विस्तृत बनाए रखना। ठीक है, और इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। इसी प्रकार सरकार की सत्ता कई स्तरों पर बांट दिया जाता है, जैसा कि क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौतियां है। इसके लिए भारत में अनेक प्रयास किए। पंचायती राज की स्थापना की गई है। सत्ता में साझेदारी की विस्तृत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% तक का आरक्षण सीटें दिया गया। और पूछता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि महिलाओं का जो आरक्षण सीटें कहां पर उपलब्ध है, तो पंचायती राज में उपलब्ध है। कितना परसेंट, 33%। ये रहता दोस्तों, क्या पूछा क्वेश्चन, पूछता कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था के समक्ष विस्तार की चुनौतियां किस प्रकार से, जैसे कि लिंग, धर्म, जाति के स्थान पर क्या क्या भेदभाव को मिटा रहा है। मिटाने के साथ साथ केंद्र, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन इकाई में सत्ता की साझेदारी का विस्तृत बनाए रखना है। ठीक है, चलिए 17 नंबर का था, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका का विवेचना कीजिए। ठीक है, देखिए, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मुद्रा की सहायता से ही हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। क्या बिना मुद्रा की सहायता का वस्तु को खरीद बेच सकते हैं? नहीं सर, बिना मुद्रा के कैसे सर, मुद्रा रहेगा तभी तो खरीद या बेच सकते हैं। व्यापार में तो मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जाती है। मुद्रा की सहायता से एक स्थान वस्तु को खरीद कर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, उसे बेचा जा सकता है। बजट निर्माण में भी मुद्रा की अहम भूमिका होती है। कोई बजट कितना बढ़ रहा है, मुद्रा के आधार पर हम उसे माप सकते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में मुद्रा के बीच क्या तो विशेष भूमिका होती है। देश की राष्ट्रीय आय
की गणना मुद्रा में की जाती है, जो देश की निवासियों का जीवन स्तर को दर्शाती मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत कठिन है। इस प्रकार से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा ही बहुत अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, कहिए सर ये तो पूरा पढ़ लिए सर, क्या पढ़ते हैं और इसका जो बताए हैं ये नहीं समझाए हैं, नहीं तो समझाएंगे तो वे तो एग्जाम में लिखेंगे सर। देखिए दोस्तों, जब तक मुद्रा नहीं रहेगा आपके साथ तो आप किसी भी काम को करने में असफल हो जाएंगे। चाहे आप व्यापार का काम कीजिए या कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेस कीजिए, बिजनेस में पैसा का लेन देन होता है। किसी वस्तुओं को खरीदने के लिए लेन देन पैसा का जरूरत होता है। किसी वस्तुओं को खरीद या बेचना ये मुद्रा के आधार पर है। किसी भी वस्तुओं का कितना अधिक दाम उस पर लगेगा ये मुद्रा ही जो करता है। जैसे कि आलू किस भाव से है, प्याज किस भाव से है, ठीक है, इसके आधार पर सोना किस भाव से है, लोहा किस भाव से। कैसे हम लोग पता करते हैं? मुद्रा के आधार पर करते हैं, क्योंकि 1 किलो सोना और 1 किलो लोहा रखे जाएगा, दोनों का जो है वेट तो बराबर है, वेट बराबर है, लेकिन किससे तुलना हो रहा है? तो सर मुद्रा से हो रहा है। सोना सर काफी महंगा है, जो है किससे? लोहा से। चलिए 18 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए। और कहता है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल कैसे है बताना है। ठीक है, उज्जवल है क्यों? देखिए, भारत में सौर ऊर्जा का उज्जवल है जिसके निम्नलिखित कारण। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जिसके कारण यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। दूसरा का है ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में सौर ऊर्जा के तेजी से प्रचलित हो रही है। सौर ऊर्जा संयंत्र को भारत के विभिन्न भागों को स्थापित किया जा रहा है जिसके प्रदूषण को कम करने के लिए सहायता मिलती है और पर्यावरण संरक्षण की भूमिका निभाती है। ये रहा सौर ऊर्जा। चलिए, ये तो रहा सर 18 नंबर। 19 नंबर, क्या आपको इंड स्क्रीन पर 19 नंबर मैप से संबंधित प्रश्न शो हो रहा है? शो हो रहा है सर। उसको क्लिक कीजिएगा। कब क्लिक कीजिएगा सर? तो एक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को क्लिक कर लीजिए। 5 नंबर मैप में पक्का कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।